Hello friends, welcome back to the channel. My channel name is Learn Fast with Dr. Kush एंड आज का जो टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है बैंक लेंडिंग, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फाइनेंस या मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं या बैंक के ऊपर कुछ आप स्टडी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैंक लेंडिंग बेसिकली होता क्या है। बैंक लेंडिंग वो चीज़ है जिसके बिना कोई भी इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि जब हम इकॉनमी की बात करते हैं तो इकॉनमी के लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े वो अमाउंट वो फंड आपके पास अवेलेबल हो। उसके लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। ना ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इनफैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आपको कुछ ज़रूरत है, आपको कार ख़रीदनी है, आपको घर ख़रीदना है, आपको कुछ और चीज़ फाइनेंस करानी है, हर चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंक बनाया गया है। तो जब भी हमें किसी अमाउंट की, पैसे की या फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक की तरफ देखते हैं। तो बैंक जब हमें उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है, हमें फंडिंग प्रोवाइड करता है, तो उस प्रोसेस को हम बैंक लेंडिंग बोलते हैं। एंड बैंक लेंडिंग जो प्रोसेस है वो इतना सिंपल नहीं है जैसा ये सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। बैंक लेंडिंग एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें 5 या 6 आपकी स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले आप एप्लीकेशन भेजते हैं बैंक के पास। बैंक आपकी सारी डिटेल्स रिव्यू करता है एंड बैंक उसमें फिर ये देखता है कि आप इस अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं, अगर मेरी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं करोड़ों के अमाउंट के लिए फ़ाइनेंस कराने जा रही हूँ बैंक से, बैंक मुझे वो अमाउंट नहीं देगा क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो बैंक लेंडिंग के प्रोसेस में बैंक ये देखता है कि जो क्लाइंट हमारे पास आया है लोन के लिए वो एलिजिबल है अप्रूव करने के लिए लोन को या एलिजिबल नहीं है। सो अगर मेरा प्रोफाइल रिस्की है, लेट्स से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और मैं फिर भी बैंक से लोन लेना चाहती हूँ, तो बैंक क्या करेगा? बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बट मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, मेरा क्रेडिट स्कोर, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री सब बिल्कुल ठीक है, तो दैट मीन्स मैं बैंक के लिए एक सेफ क्लाइंट हूँ। एंड जो बैंक मुझे लोन देने जा रहा है मैं आगे उसकी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे करूँगी एंड कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करूँगी। सो दैट मीन्स वो लोन जो होगा बैंक के लिए कहीं ना कहीं रिटर्न देगा। ओके, सो इसमें क्या होगा कि जो बैंक के लिए मेन इनकम होती है वो होती है जो बैंक लोन्स प्रोवाइड करता है। इन स्पाइट ऑफ येस वो इन्वेस्टमेंट्स भी करता है, पोर्टफोलियोज भी क्रिएट करता है, बाकी और फंक्शंस होते हैं बैंक के। लेकिन जो मेन फंक्शन है बैंक का, जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है बैंक के पास, वो क्या होता है? वो बैंक की मेन इनकम होती है। तो क्यों बैंक लेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, क्यों इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक के लिए कि बैंक को बैंक लेंडिंग के लिए हर स्टेप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न है NPL, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ केसेस उठाकर देखेंगे, जो अगर इंडिया के भी कुछ केसेस हैं, आपके नीरव मोदी का केस हो गया, आपका विजय माल्या का केस हो गया, आपके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सिर्फ बैंक के लूप होल्स की वजह से, बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से करोड़ों अरबों का जो लॉस है वो बैंक को सफ़र करना पड़ रहा है। और अगर वो बैंक लॉस सफ़र कर रहा है तो वो बैंक का पैसा किसका है? उन लोगों का जिन्होंने उस बैंक में अपने डिपॉजिट्स डाले हुए हैं, जिन्होंने वो सेविंग्स बैंक में डाली हुई है। इसलिए जो बैंक लेंडिंग है, बैंक लेंडिंग का मतलब क्या होता है? जब बैंक किसी को, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन को, चाहे किसी कंपनी को, चाहे इंडिविजुअल, जैसे हम लोग इंडिविजुअल्स होते हैं, हमें लोन प्रोवाइड करता है, उस प्रोसेस को हम बैंक लेंडिंग बोलते हैं। और इसके लिए हर चीज़ का ध्यान देना बैंक के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक छोटे इंसान को, लेट्स से अगर मुझे एक कार लोन चाहिए, 4-5 लाख का मैंने लोन लिया है, और अगर मैं वो लोन नहीं चुकाती तो बैंक को थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर। लेकिन जब बैंक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, बड़े बड़े बिजनेस को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को लोन प्रोवाइड करता है तो वो करोड़ों में होता है, मिलियंस में, बिलियंस में होता है। और अगर वो बैंक को रिटर्न अमाउंट नहीं करते हैं तो वो बैंक के लिए एक ह्यूज लॉस होता है। तो इसलिए बैंक लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। एंड इसके साथ क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जब भी कोई बैंक लोन प्रोवाइड करता है, तो इसमें क्या क्या रिस्क होते हैं कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि क्या, सबसे पहले तो ये आएगा कि इसको इतने अमाउंट की ज़रूरत क्यों है। लेकिन आप ये सोचोगे कि क्या ये मेरा अमाउंट वापस करेगा भी, नहीं करेगा। दैट मीन्स वो रिस्क जिसमें आपको डर लग रहा है कि क्या मैं ये जो अमाउंट दे रहा हूँ इसको, ये मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा, इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क।
तो वो रिस्क जब बैंक किसी को लेंड करता है तो बैंक को ये रिस्क होता है कि मैं जो लोन दे रहा हूँ किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को या किसी इंडिविजुअल को, वो पर्सन या कंपनी मेरा अमाउंट वापस लौटाएगी या नहीं लौटाएगी। तो उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क। दैट मीन्स वेदर क्या वो पर्सन आपका अमाउंट वापस करेगा या नहीं करेगा। रिस्क ऑफ रीपेमेंट ऑफ दैट लोन, तो उस रिस्क को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड आता है आपका ऑपरेशनल रिस्क। जब हम ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हैं, कि वो रिस्क होता है जो हम यूजुअली डे टू डे लाइफ में इमेजिन नहीं करते हैं, हम एज्यूम नहीं करते कि ये रिस्क हर दूसरे दिन होगा। ये वो रिस्क होता है जो आपके बैंक के नॉर्मल ऑपरेशंस के साथ होता है। जैसे आपके कंप्यूटर, जो आप बैंक के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उड़ गए, उड़ गए मतलब ख़त्म हो गए, राइट, या करप्ट हो गई फाइल आपकी, या सारा डेटा आपके सॉफ्टवेयर्स में से उड़ गया, या आपके ऑफिस में आग लग गई तो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सारे रिकॉर्ड्स ख़त्म हो गए, या आपके एम्प्लॉयज़ अचानक से स्ट्राइक पर चले गए। तो ये सब क्या करेगा, ये सब आपके नॉर्मल ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके ऑपरेशंस को, बिजनेस ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करती हैं, उस रिस्क को हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। उसके बाद हम आते हैं करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क को हम दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे एक्सचेंज रेट रिस्क। जब आप अपनी करेंसी दूसरी किसी करेंसी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो आपको ये डर है कि आपको उसका रेट सही मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेट्स से आज आपके पास $5,000 है, राइट, एंड आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है एंड उस एक्सपोर्ट की पेमेंट आपको मिलनी थी $5,000 की, एंड वो पेमेंट अब आपको मिलेगी 3 महीने के बाद। अब आपको ये डर है कि जब आप 3 महीने के बाद वो डॉलर एक्सचेंज करने जाएंगे, लेट्स से आप इंडिया में रहते हैं, आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कराने जाएंगे, तो आपको डॉलर का रेट क्या मिलने वाला है 3 महीने के बाद, क्योंकि डॉलर के रेट तो डेली फ्लक्चुएट होते हैं, आज कुछ और है, कल कुछ और है, 3 महीने बाद कुछ और होगा। तो उस एक्सचेंज रेट रिस्क को हम बोलते हैं करेंसी रिस्क। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है उसको हम मार्केट रिस्क भी बोलते हैं। मार्केट रिस्क मतलब जब मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, फाइनेंशियल मार्केट की फ्लक्चुएशंस की वजह से जो आपके प्राइस वॉलेटिलिटी होती है, आपके डेरिवेटिव्स मार्केट है, जब पूरी फाइनेंशियल मार्केट में जब अप्स डाउन होते हैं, उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको हम इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, जब आपका जो सेंट्रल बैंक है वो रिस्क जो है आपका, क्योंकि हमारे पास दो तरह के रिस्क होते हैं, इंटरेस्ट रेट होते हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। तो जब आपने कोई लोन दिया हुआ है एज अ बैंक और आपने सेविंग्स ली हुई हैं, आप डिफरेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, लेकिन जब सेंट्रल बैंक उनके इंटरेस्ट रेट को चेंज करेगा, जब वो अमेंड करेगा, तो उससे आपने जो लोन दिए हुए हैं और आपके सेविंग्स पे जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो उस रेट को आप क्या बोलते हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क। उसके बाद आता है आपका कंट्री रिस्क। तो जब हम कंट्री रिस्क की बात करते हैं, कंट्री रिस्क मतलब लेट्स से आपके पास कोई पर्सन लोन लेने के लिए आता है और वो ये बोलता है कि मुझे किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे वॉर चल रही है, या बहुत डिस्प्यूटेड कंट्री है, या जब जो बिल्कुल इनस्टेबल है, तो जहाँ पे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। तो क्या आप उस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए उस क्लाइंट को लोन प्रोवाइड करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंट्री रिस्क है। क्योंकि हो सकता है आज आप अपने क्लाइंट को वो लोन प्रोवाइड कर दो, लेकिन उस कंट्री में कल को वॉर हो जाए, या गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशंस हो जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से वो पर्सन आपका लोन नहीं दे पाएगा, करेक्ट। तो उस रिस्क को आप बोलते हो कंट्री रिस्क। मतलब ऐसा रिस्क जो किसी कंट्री से रिलेटेड है, जिस कंट्री में कुछ भी मूवमेंट होगी, गवर्नमेंट चेंज होगी, कोई रूल चेंज हो जाएगा, कुछ टैक्सेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, वॉर हो सकती है, तो उस सिचुएशन में आपको रिस्क होगा कि आपका अमाउंट वापस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ रिस्क। सो आई होप फ्रेंड्स आपको बैंक लेंडिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ब्रीफ में, और उसके जो टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं जो बैंक लेंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, आई होप ये आपको थोड़े से भी क्लियर हुए हों। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी आपकी नॉलेज में कंट्रीब्यूट हुआ है, या आपके किसी कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत नया चैनल है, एंड आगे के मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, इस पर बहुत एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच। वो आपसे ये पूछता है, answer is that chemical, China possesses just 5% of that chemical. Okay, and 70% of that chemical or element, we can say, is being possessed by one country. And what is the name of that country? Morocco is the name of the country. Now let's say if someone is coming to you to take a loan, and that person wants to invest in that country which is named as Morocco, who make that element,
who make that fertilizer. And will you give loan to that person who is going to invest in Morocco? Definitely you are going to give loan to that person. So the future aspects, when you are giving loan to someone, you have to see that for what purpose person is asking loan from you, right? So the bigger picture you have to see in short. Nextly, if I have to ask you, which is the depressed country in the world, take 3 seconds and let me know the answer, or you can type your answer. Okay, so we are just finishing this topic here. Next slides we will continue in some other video. In short, if we have to again just discuss that what a bank lending is basically a process when a bank is providing loan to their customers, right? But providing loan is not simple. They have to be very cautious, they have to evaluate the application, they have to review the application with all risk and return measurement. Business banks, they have to see that what risk profile person or a company they are carrying with them, right? If there are higher risk profile borrowers, then we need to be very cautious, right? And if the person is having lesser risk profile, then we can go with the easiness, correct? So bank lending is a very important part for a bank, because that can, just enhance their profits, their numbers, and that can put into to the bank into a very problemful situation. So let's stop it here now. Thank you so much. So we'll see you in the next video. Thank you.